बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख उड़ाइच। पाकिस्तान इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल से गुजर रहा है। 45 लाख लोग तकरीबन इस वक्त तक मुतासिर हो चुके हैं और इस वक्त भी ये जो सैलाब है ये अभी हमारे कंट्रोल में नहीं आया। पूरे पंजाब में जहाँ से पानी उतर गया वहाँ पे नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है और अभी भी ये बात रुकी नहीं है। ये सब कैसे हुआ इस पे बात करेंगे। और बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई कि इसराइल की जानिब से 72 घंटों के दौरान फ़लस्तीन, कतर और फ़लस्तीन के साथ तो पहले ही जो इसराइल कर रहा था, लेकिन उसके बाद अब कतर जो बहुत बड़ा अलाय भी है अमेरिका का और ख़ास तौर पे सारी जंग के दौरान सालसी का किरदार अदा कर रहा था। हमास की और इसराइल की जो बातचीत थी वो कतर के थ्रू चल रही थी, उन पे अटैक हुआ और ये सब कैसे हो रहा है, अरब दुनिया इसका क्या जवाब देगी। और फिर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अपनी एक्सपोस्ट पे पाकिस्तान का भी जिक्र करते हैं, वो उसामा बिन लादेन वाले वाक़ये की बात करते हैं और जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें किस तरफ जा रही हैं इस पे भी शो पे बात करेंगे। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब मौजूद होंगे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। पहले हम स्टार्ट लेंगे। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर माहौलियात हैं। हमारे साथ वज़ीर बल्दियात पंजाब जनाब ज़ीशान रफ़ीक साहब होंगे। मैं डॉक्टर ज़ैनब साहिबा आपसे आगाज़ करूँगा। ये इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, जिस कैफियत से हम गुज़र रहे हैं, इक़दामात की बात अब करना शुरू कर दी है और करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो जंगलात का कटाव हो, सीवरेज का निज़ाम हो। अगर मैं आपको सिर्फ गुजरात की एग्जांपल दूं तो जब ब्रीफिंग दी जा रही थी तो वहाँ पर बताने वाले बता रहे थे चीफ मिनिस्टर को कि जी वहाँ पर हमारे से पहले जो सीवरेज का सिस्टम था वो ठीक नहीं था। अब ये तो मैंने 2-3 मोटे स्टेप बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसकी वजह से हम ये सारी इस कैफियत से गुजर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए, असल में हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम लोगों की जो पॉलिसी अप्रोच है वो रिएक्टिव है। जैसा कि आप भी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट इमरजेंसी का नफाज हो गया, ज़रूरी इमरजेंसी लगा दी गई, लेकिन काश ये पहले लग जाती जब मानसून का स्पेल शुरू होना था। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। अगर अभी हम लगा रहे हैं और हम मेजर्स लेते हैं तो अगले साल भी आने वाले सैलाबों से हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। जितना डिजास्टर इस दफ़ा देखा है उससे शायद थोड़ी बहुत कमी हो जाए। लेकिन बात इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम किस तरह डेवलपमेंट प्रायोरिटी को जो है वो क्लाइमेट के साथ लिंक करते हैं। अभी आप सीवरेज की बात कर रहे हैं, कि सिंध साइड पे जो सैलाबी पानी जा रहा है, सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे कहा जाता है लोग खुश होते हैं कि पानी आ रहा है सैलाब का, किसान खुश होते हैं कि उनकी ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ होगी या इंडस डेल्टा को फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है वहाँ के शहरों में कि वहाँ सीवरेज का पानी मिक्स हो जाता है ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर के साथ भी, तो पानी आए भी तो ये बहुत बड़ा इशू है। फिर वहाँ ड्रेनेज आपकी अपडेटेड नहीं है। बड़े शहरों में ड्रेनेज इतने साल पहले कोई कभी प्रोजेक्ट लगा होगा, मेंटेनेंस का दोबारा कभी वो हुआ नहीं। फिर आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो सिस्टम को एग्जिस्ट नहीं करता। आप अपनी दरियाओं में, नदियों में, नालों में, ड्रेन्स में आप ओपन डंपिंग करते हैं। कोई वेस्ट सॉर्टिंग का या सेग्रीगेशन का मैकेनिज्म नहीं है। तो अभी बहुत ज्यादा जरूरत है आप माहौलियात को तरजीह दें, क्योंकि अगर आप माहौल को या क्लाइमेट को तरजीह नहीं देंगे तो आपका जीडीपी 30 साल पुराने वाले जीडीपी पर चला जाएगा। फिर क्या ही तरक्की और क्या ही आपकी मईशत आगे बढ़ेगी। ज़राअत इस वक्त तबाह हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये फौरी तौर पे करने के कुछ इकदाम हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हो सकती है, लेकिन जब तक साइंस को पॉलिसी से कनेक्ट नहीं करेंगे कोई भी स्ट्रैटेजी आपकी कारआमद साबित नहीं हो सकती। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ वज़ीर बल्दियात भी मौजूद हैं ज़ीशान रफ़ीक साहब। ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया शो के लिए वक्त देने का। मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है पंजाब में ओवरऑल, अभी सैलाब की क्या कैफियत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्क भाई गुजारिश ये है जी, सैलाब आपको मालूम है इस वक्त जनूबी पंजाब है वहाँ हिट किया है और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट मुल्तान हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। ओवरऑल देखिए ये पाकिस्तान की पंजाब की तारीख का शायद सबसे बड़ा सैलाब जो है ये इस दफ़ा आया है। तकरीबन 4.5 मिलियन लोग जो है ना ओवरऑल इससे इफेक्ट हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा एक नंबर है पूरे पंजाब के लोगों का। और इस वक्त जिस तरह
बहुत सारे इलाकों को तो क्लियर कर दिया गया, जैसे हमारे जो सेंट्रल पंजाब के अजला थे वहाँ पे सैलाब ने शुरू में बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया, लेकिन बर वक्त जो हमारी हुकूमती मशीनरी थी उसने काम करके तो इसको क्लियर कर दिया। लेकिन अब इसी तरह से जनूबी पंजाब के अंदर जो है ना काम चल रहा है, वहाँ पे मैक्सिमम एफर्ट कीजिए, तमाम जो हमारी हुकूमती मशीनरी है वो वहाँ पे काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद भी वहाँ पे गई हैं, इवन मिनिस्टर्स की ड्यूटी है वहाँ पे, सीनियर मिनिस्टर खुद वहाँ पे इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं, वो इन सारी चीज़ों को खुद देख रही हैं। तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जितनी भी गवर्नमेंट के आर्म्स हैं, तमाम के तमाम काम कर रहे हैं वहाँ पे। अफवाज पाकिस्तान की सपोर्ट इसमें साथ में शामिल है, तो चीज़ें की जा रही हैं। अब अल्लाह ताला खैर खैर से ये दिन भी निकाले। और आपको मालूम है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ऑलरेडी जो फ्लड से इफ़ेक्ट लोग हुए हैं उनके लिए भी इन्होंने ऐलान किया है, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पैकेज का भी। तो इंशाअल्लाह आगे जब जो फसलें इफेक्ट हुई हैं उस सिलसिले में भी चीज़ों को किया जाएगा। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, वही बिलावल भुट्टो साहब ने भी मुतालबा किया था कि किसानों के बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएं। ये वो जो ऐलानात आपकी तरफ से हुए हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, क्या आप लोग इस तरह से भी सोच रहे हैं या इस चीज़ में ऐसा कुछ है? देखिए जी, आपको मालूम है कि जो इस वक्त जो फौरी ऐलानात किए गए उसमें जो जानवरों का लोगों का लॉस हुआ है, जो लोगों के घरों का लॉस हुआ है, वो भी अच्छी खासी जो है ना उस पर कंपनसेशन गवर्नमेंट ने जो है ना वो रखी है। और यकीन मानिए कि चीफ मिनिस्टर पंजाब किसानों को बिल्कुल नुकसान नहीं होने देंगी। हर मुमकिन चीज़ जो होगी वो किसानों के लिए मुहैया की जाएगी, उनको मैक्सिमम जो है ना वो सपोर्ट फ्राहम की जाएगी। डायरेक्ट जो है ना उनका जो नुकसान हुआ है वो भी कंपनसेट किया जाएगा, और फर्दर अगली जो आनी है उनकी फसलें, उस सिलसिले में भी उनके लिए वो कोशिश की जाएगी कि उनके इनपुट्स को जो है ना वो सस्ता किया जाए, वहाँ पे भी उनको रिलीफ फराहम किया जाए। तो हमें मालूम है कि एक तो उन बेचारों की फसलें तबाह हुई हैं, और फिर अगली जो फसलें बोनी हैं उस सिलसिले को भी सामने रखते हुए चीज़ें की जो है ना की जाएंगी। इसके ऊपर वर्किंग जारी है, और बिल्कुल बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर पंजाब इसके ऊपर जो है ना फाइनल अपना जो है ना वो इंशाअल्लाह वो बता देंगी आवाम को। अच्छा, और इसमें आपको बताइएगा, ये जो सेंट्रल पंजाब, आप जो सियालकोट की और नारोवाल और इस तरफ जो सैलाब यहाँ से आया, अभी तो जनूबी पंजाब में ख़तरात हैं, यहाँ पे अब पानी उतर चुका है, लोग जो हैं वापस जा चुके हैं, क्या हालात क्या हैं एग्जैक्टली ये जो सेंट्रल पंजाब? लेकिन यहाँ पे जो शहरों के अंदर और जो मेन जो पॉपुलेटेड एरिया से वहाँ पे तो क्लियर कर दिया गया है, वो तो टोटली क्लियर है। हाँ, कुछ ऐसी फसलों के अंदर पानी अभी जो है ना टोटली नहीं, अभी ट्रेन हुआ वहाँ से, आबादियों को मैक्सिमम कर दिया गया है। लेकिन जो डैमेज हुए हैं घरों, जिन लोगों के घर डैमेज हुए हैं, जिनकी रहाइशें डैमेज हुई हैं, वो ओबीसी लोग कैंप्स में मौजूद हैं। और जो है ना लेकिन ओवरऑल जो आबादियाँ हैं उसमें इतना इशू इस वक्त नहीं है इन पूरे एरियाज़ के अंदर। लेकिन जो फसलें हैं वहाँ पे अभी इस वक्त पानी मौजूद है, वो साथ साथ ही जो ड्रेन किया जा रहा है। चले, मैं अगर आपको मालूम है कि असल में इस फ्लड में जो हमारे खासतौर पे जो गुजरांवाला डिवीजन है वहाँ पे जो हमारे नाले, ये जो नाला एक है, डेक है, पलखू है, इस तरह के नाले, तो इनके बंद टूटे हैं, इन्होंने अपने नए रास्ते बनाए। ऑब्वियसली वो उसके ऊपर टाइम लगना है, वो जब ये सैलाब फिनोमेना खत्म होगा उसके बाद उसको दोबारा से ना रीबिल्ड किया जाना उन चीज़ों के तो अभी यानी इस वक्त अगर मैं एक एक करके पूछूं, जिस तरह लाहौर के इलाके थे, कुछ रहायशी आबादियाँ थीं, इसी तरह गुजरात शहर, सियालकोट, नारोवाल, क्या क्या सिचुएशन है? यानी यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुकी हैं चीज़ें? देखिए, सियालकोट शहर क्लियर है, गुजरात शहर क्लियर है, शहर जो है लाहौर क्लियर है बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि जो फसल जो रूरल एरियाज़ की खास तौर पे वहाँ पे अभी इस वक्त पानी मौजूद है। जैसे वो कुछ एरिया में भी गुजरात में मौजूद है, सियालकोट में भी मौजूद है, नारोवाल में भी मौजूद है, इवन हमारे जो मंडी बहाउद्दीन और जो हाफजाबाद ज़िला है वहाँ पे भी मौजूद है। तो इन फसलों के एरियाज़ हैं, जो ज़मीनों का है
उसके ऊपर अभी पानी मौजूद है। वहाँ पे इस वक्त क्लियर नहीं, लेकिन जो शहर है सारे जो आबादियाँ हैं वो क्लियर कर दी गई हैं जी। निशान साहब हमारे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर ज़ैनब से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान ने दुनिया का जो माहौल ख़राब हुआ है उसे ख़राब करने में पाकिस्तान का तो बहुत कम किरदार है, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा उठाया। वेलकम बैक। मैं डॉक्टर ज़ैनब साहिबा आपके पास आता हूँ। ये जो आपने स्टेप बताए साइंस के साथ पॉलिसीज़ को लिंक करें, ये बहुत ही अहम बात है। मैं बताऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि बड़े बड़े जो स्टेप हैं, एक तो आपने कह दिया कि इसको लिंक करें, लेकिन बात यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं होगी। एक बहुत अहम बात है कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट चेंज है, इसमें हम जिस तरह आपने किसी शो में कहा था कि हमारा जो पाकिस्तान है माहौल को तबाह करने में इसका 1% से भी नीचे शायद किरदार, इससे भी कम हो, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान उठा रहा है। जो हमने देखा ये बात कहाँ से क्लाउड ब्रास्ट और कहाँ से शुरू हुई, फिर मामला आगे बढ़े। तो पाकिस्तान को अपना मुकदमा लड़ना चाहिए दुनिया के सामने कि भाई हमारा इतना नुकसान हुआ, जानी माली, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान को मुकदमा तो बिल्कुल लड़ना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान जिस नैरेटिव पे मुकदमा लड़ रहा है वो नैरेटिव थोड़ा चेंज करना होगा। पाकिस्तान को एक तो जैसे क्लाइमेट इमरजेंसी लगा के जो कुछ मेजर्स हैं अपने घर को ठीक करने के, यानी फ्लड प्लेन पे इंक्रोचमेंट नहीं करनी, वेस्ट मैनेजमेंट और सोशल प्रोटेक्शन को क्लाइमेट अडेप्टेशन से लिंक करें ताकि किसान और आप अपनी ज़राअत को सपोर्ट कर सकें, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को इन्वॉल्व करें, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, ये सारी चीज़ें करने के बाद पाकिस्तान तखमीना लगाए कि वो उसके अपने डोमेस्टिक वसाइल कितने हैं, कि वो कैसे क्लाइमेट एक्शन में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसके बाद पाकिस्तान का केस स्ट्रांग हो सकता है इंटरनेशनली, उन ममालिक को उनसे बात करें जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जो क्लाइमेट फाइनेंस देना जिनका बनता है, रेपरेशंस कहते हैं, जिनको देना है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी, उन कंट्रीज के साथ बात करें, टेबल टॉक करें कि हमारी इतनी कैपेसिटी है, इससे ज्यादा हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपको हमें टेक्निकली सपोर्ट करने की जरूरत है और हमें क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए। और ये स्टांस पाकिस्तान अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो खित्ते में उन ममालिक के साथ इंगेज हो जो कि क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें साउथ एशिया के ममालिक हैं, जिसमें आपके बाकी स्मॉल आइलैंड स्टेट्स होती हैं, उनके साथ मिलकर ग्लोबल साउथ का मुकदमा लड़े। हमने COP27 में भी लॉस एंड डैमेज के हक में हमने मुकदमा लड़ा था जब हम G77 प्लस चाइना को चेयर कर रहे थे। इस दफा भी पाकिस्तान को मुकदमा अपना सख्त से सख्त रखना चाहिए, और इसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसमें भी अपना केस लेकर जा सकता है। जिन ममालिक की वजह से क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है, ये क्लाइमेट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये फैसला दिया है कि किसी भी मुल्क की अगर कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज में तो उसको कोई भी कंट्री सू कर सकता है जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे पहले जो करने की जरूरत है वो ये है कि डेटा पे, साइंस पे अपने घर को हम ठीक करें ताकि हमारा इंटरनेशनल एरिना में केस स्ट्रांग हो। तो आप सबसे पहली बात तो ये कि अपने घर को ठीक करें, फिर आप कह रहे हैं कि अच्छा एक बात और है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक तासुर आम है कि शायद ये फेडरल सब्जेक्ट है। मेरी तो मालूमात है कि भाई सूबों के पास भी माहौलियात की मिनिस्ट्रीज़ मौजूद हैं, वसाइल भी मौजूद हैं, तो तमाम सूबों के अपने अपने उस हवाले से वो प्लानिंग भी कर सकते हैं, चीज़ें भी कर सकती हैं। आप इसे किस तरह से देखती हैं कि सिर्फ वफाक की तरफ देखते रहना चाहिए या ये सूबे खुद आगे बढ़ें, अपने अपने मुताबिक देखें और काम करें? देखिए, 18वीं तरमीम के बाद ना ये माहौल, ये क्लाइमेट, ये पानी, ये सारा सूबाई सब्जेक्ट है, और अगर पाकिस्तान दो चीजें कर ले तो हमारा घर ठीक हो जाता है। पहली बात, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, सूबों को अकाउंटेबल किया जाए, क्योंकि ये स्कैटर्ड सब्जेक्ट है कि सूबे कहाँ तक पहुंचे क्लाइमेट एक्शन में, कहाँ क्या बजट एलोकेशन जो हुआ उसको किधर लगाया, कैसे लगाया, कितना इम्प्रूव किया। दूसरी चीज, पाकिस्तान एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ले आए, अपनी हर पॉलिसी स्ट्रेटजी में सख्त से सख्त सजाएं, और इन माहौल के कॉन्टेक्स्ट में, क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में, वाटर के कॉन्टेक्स्ट में जब ये दो चीजें हो जाएंगी तो हमें किसी और चीज का मसला ही नहीं बनता। सिर्फ इस वक्त ये अकाउंटेबिलिटी और इन्फोर्समेंट मिसिंग है। सूबे जब तक अपने प्लान ऑफ एक्शन सबमिट नहीं करते, सूबे कैसे वफाक को ब्लेम कर सकते हैं? 18वीं तरमीम के बाद दे हैव टू डू इट देमसेल्व्स, सूबों की जिम्मेदारी है। क्या सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी है आपकी क्लाइमेट वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए? क्या डेटा आपने इकट्ठा किया है? क्या मामलात हैं? किधर चैलेंजेस आ रहे हैं? इसलिए मैं बार बार एक सजेशन देती हूँ जिसपे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कमेटीज के थ्रू वो कर भी रहे हैं, कि मेरी सजेशन ये थी कि वो ये ग्रैंड डायलॉग कर लें सूबों को बिठा के, या पॉलिसी डिबेट का नाम दे दें, कुछ भी नाम दें, ताकि उनसे उनके चैलेंजेस पूछे और पूछे कि वे फॉरवर्ड क्या है, और टारगेट सेटिंग हो,
माइलस्टोन सेटिंग हो जिस पे सूबों को काम करने की जरूरत है, ताकि हम लोग हमारा ये डेटा इम्प्रूव हो, हमारा एक्शन इम्प्रूव हो. दिस बिल्कुल इज ठीक वेरी है। इंपॉर्टेंट. दिशान साहब, आप हमारे साथ ही हैं, आवाज़ आपको आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है. निशान साहब, ये पंजाब हुकूमत का दावा है कि जी सूबे में गंदम वाफर मिकदार में मौजूद है, तो फिर ये रेट कौन बढ़ा रहा है आटे के? चीज़ें कैसे ये बढ़ाए जा रहे हैं और आप इस हवाले से क्या मैकेनिज्म बना रहे हैं? क्योंकि ये जब कोई आफत आती है यही एक चैलेंज बन जाता है कि दूसरी चीज़ें अब महंगी ना होना शुरू हो जाएं. फरूक भाई, गुजारिश ये है कि ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क के अंदर कि जब कोई ऐसी कुदरती आफत आती है तो कुछ ऐसे अनासर है जो सिर्फ अपना मुनाफा कमाने के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं. यकीन मानिए कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है. ये नहीं कि हम सैलाब से निपट रहे हैं तो हमारी नज़र इस चीज़ के ऊपर नहीं है. सीएम पंजाब ने साइमल्टेनियसली हम सैलाब से भी निपट रहे हैं और इस तरह के मामला से निपटने के लिए भी सारी जो है ना इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया हुआ है. और मैं बताऊँ आपको कि जहाँ जहाँ पे भी लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की कोशिश की तो बहुत सख्ती से निपटा जाएगा उनसे. बहुत सख्त इक़दाम का हुक्म जो है ना वो सीएम पंजाब ने दे दिया है. इसके ऊपर जो है ना वो कोई जो है ना वो नहीं कोई किसी को माफ़ी मिलेगी, क्योंकि गंदम वाकई वाफिर मकदार में मौजूद है. यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है, लेकिन कुछ अनासर इसको शॉर्टेज पैदा करने की कोशिश करने के लिए अपनी ट्राइयाँ कर रहे हैं और इस तरह की हरबे अपना रहे हैं. ये बिल्कुल नहीं मुमकिन होगा. ये सारी और जो लोग कह रहे हैं जी भाई अनाज का कोई बुरान हो सकता है, खुदा ना खास्ता, ये सारी अफवाहें हैं. पंजाब हुकूमत के कंट्रोल में सब कुछ है. बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर कुछ जगहों पे हमें कंप्लेंट्स आई हैं कि ज़हीरा अंदोज़ी करके तो कीमतें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. उसके ऊपर सीएम पंजाब ने सख्त अहकामात जो है ना उसका ऑर्डर दिया है. बिल्कुल उनको बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलेगी अगर किसी ने भी ज़हीरा अंदोज़ी के ज़रिए कीमतें बढ़ाने की मसनूई कोशिश की तो वो बिल्कुल उसकी कोई माफ़ी नहीं मिलेगी. और इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है सीएम पंजाब की. और इसके ऊपर ऑलरेडी इसके ऊपर फोकस आ चुका हुआ है और इंशाअल्लाह विद इन फ्यू डेज जो है ना आप देखेंगे कि बिल्कुल चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ वाफर मकदार में पड़ी है. हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं किसी चीज़ की भी इस वक्त. ठीक है. और साथ साथ ये भी कि आपने कहा कि ऐलान कर दिया मज़ीद भी चीज़ें. अब जैसे ये पानी की सतह नीचे आएगी, थोड़े से हालात नॉर्मल होंगे, तो जिन बेचारों के मकान हैं वो तबाह हो जाएंगे. बुनियादों में पानी इतनी देर खड़ा रहा. आप कह रहे हैं कि हुकूमत इसके ऊपर भी सोच रही कि उनके लिए भी कोई बड़े ऐलानात सामने आएंगे. सीएम पंजाब ने जो मकानों के लिए जिन लोगों के घर टोटल डैमेज हुए हैं उनके लिए तो ऐलान कर दिया है. जिनके पार्शल डैमेज हुए हैं बिल्कुल उनके लिए भी जो है ना वो पैकेज आएगा. आप यकीन मानिए फरूक भाई, आपको हर एक ऐसा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो इससे इफेक्ट हुआ है, हर एक को चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है ना वो जो मैक्सिमम पॉसिबल रिलीफ होगा फराहम करेंगी. उनकी जो कंपनसेशन बनेगी सीएम पंजाब उनको कंपनसेशन देगी. और इसके ऊपर सीएम पंजाब ने बड़े क्लियर अहकाम जारी कर दिए हैं डिपार्टमेंट्स को. इसके ऊपर सर्वेस चल रहे हैं, इसके ऊपर जो डाटा कलेक्शन की जा रही है और बिल्कुल 100% लोगों को कंपनसेट किया जाएगा. किसी बंदे का नुकसान नहीं. आप इस कैबिनेट के बहुत अहम वजीर हैं. मैं ये चाहता हूँ ये बातें कुछ बार बार इसलिए होनी चाहिए ताकि लोगों में बड़ी क्लैरिटी आए. आप ये देते हैं ऑन एयर, ये बात कीजिए कि तमाम चीज़ें आम आदमी भी इस डर से कि चीज़ कम ना पड़ जाए, आटा चावल घी बाकी स्टोर ना करें, उसी तरह रूटीन में लें. इस डर से बिल्कुल वो निकल आए कि कोई चीज़ कम पड़ेगी, ताकि जब ये आम आदमी भी ज़्यादा चीज़ें लेगा तो एक मुद्दा डिमांड एंड सप्लाई मुतासिर तो हो जाती है. बिल्कुल, मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इस चीज़ का लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हैं. आपको मालूम है कि जिस तरह उन्होंने हर किस्म के जो पंजाब के अंदर जो इश्यूज थे उनसे निपटा. आपको मालूम है कि किस तरह उन्होंने विद इन वीक्स क्राइम कंट्रोल किया, जिस तरह उन्होंने बहुत सारे इश्यूज को हैंडल किया. ये बिल्कुल मामूली चीज़ है, ये बिल्कुल वो हम गवर्नमेंट के ग्रिप में हर चीज़ है. लोग बिल्कुल पैनिक ना इस चीज़ के ऊपर हों. कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ें स्टोर करने की, कोई कहत साली वाली सूरत हाल नहीं है. बड़ा क्लियरली हमारे पास गंदम बके तमाम चीज़ें डिमांड से ज़्यादा मौजूद है
اور وہ بالکل لوگوں کو جو ہے نا روٹین میں اویلیبل ہوں گی ان کے استعمال کے لیے. بالکل لوگ اس پہ یقین رکھے, لوگ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اوپر یقین رکھے, وہ لوگوں کے ساتھ ہے, لوگوں کو کسی مسئلے کا بھی سامنا اس میں نہیں ہوگا, بالکل بے فکر ہے لوگ. تو ذیشان صاحب ایک بات اور ہے, شاید میں قبل از وقت ہے لیکن ظاہری بات ہے ہمارے پہ آفت ہے, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک بات تو طے شدہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کے بعد اگلے سال یا کچھ سیلابی صورتحال کا اگر سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نقصانات یہاں پر نہیں ہوں گی, ایک بہتر پلاننگ کے ساتھ آپ لوگ سامنے آ رہے ہیں. بالکل جی, بہتر پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں. میں صرف آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ سی ایم پنجاب نے اربن فلڈنگ کے حوالے سے شہروں کی ایک پی ڈی پی پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت شہروں کے اندر جو کرٹیکل ایشوز ہیں اس کو ود ان اے ایئر جو ہے نا وہ حل کرنے کے حوالے سے جو ہے نا سی ایم پنجاب نے احکامات جاری کر دی, جس کے اوپر ہم اپنی میٹنگز بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اسکیمیں ہماری تیار ہیں. انشاءاللہ ود ان فیو ویکس ٹینڈرنگ پروسیس میں ہم چلے جائیں گے, اور بہت جلد انشاءاللہ اسی مہینے کے اینڈ یا اگلے مہینے کے شروع میں پنجاب کے تمام اضلاع کو مشینری دی جائے گی, جس مشینری سے آنے والے وقتوں میں لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے ایشوز سے, فلڈ والی سچویشن سے یا اربن فلڈنگ یا جو باقی جو سیویج اور ڈرینیج کے ایشوز ہوتے ہیں, اس سے نپٹنے کے لیے ہر ضلع کی اپنی مشینری ہوگی جو کہ سی ایم پنجاب ان شاء اللہ تعالیٰ ود ان اے منتھ جو ہے نا یہ لوگوں کے لیے اویلیبل کریں گی, اور یہ پورے پنجاب کے تمام اضلاع کو یہ پرووائڈ کی جائے. ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے اوپر سے سائملٹینیسلی کام چل رہا ہے, آپ خود دیکھیں گے. اور ایریگیشن کے لیے کے حوالے سے بھی سی ایم پنجاب نے ہنگامی بنیادوں کے اوپر ان کو بھی اپنے پلان جو ہے نا وہ بنانے کا کہہ دیا ہے, تاکہ اگلے سال انہی دنوں میں جب ہم پہنچے تو ہم بہت بہتر پوزیشن میں انشاءاللہ ہوں گے اگلے سال. انشاءاللہ. ڈاکٹر زینب صاحبہ آپ کا لاسٹ کمنٹ مجھے چاہیے کہ اب آپ نے کہا کہ بھئی یہ ہمیں کرنا چاہیے, اگر ہم آج سے یہ شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے سال بہتر ہوں گے؟ دیکھیں ابھی میرے خیال سے سب سے پہلے لوکلی لیڈ اڈیپٹیشن کو پرائیورٹائز کیا جائے جو کہ ڈسٹرکٹ لیول سے سٹارٹ ہو. میرے خیال سے اگر ہم آج یہ چیزیں کر لیتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگلے سال ہم اس طرح کی آفت سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے, لیکن آنے والے 2-3 سالوں میں آپ کو بہتری دکھے گی. گورنمنٹ آف پنجاب بہت ایکٹیو رہی ہے ماحولیات کے کانٹیکس میں پچھلے 1-2 سالوں میں بڑے کام کیے ہیں. تو اگر ہم کلائمیٹ کے کانٹیکس میں بھی اسی طرح سے سخت جو اقدامات ہیں وہ اٹھا لیں فوری طور پہ, تو میرے خیال سے اگلے 2-3 سالوں میں آپ بہتری دیکھیں گے. خاص طور پہ جو ڈرینیج ہے, خاص طور پہ جو فلڈ پلین انکروچمنٹ ہے, خاص طور پہ جو کسان کی جو سوشل پروٹیکشن اسکیم ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ بینکیبل پروجیکٹ ڈیولپمنٹ, یعنی پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کر کے آپ پرائیورٹائز کرتے ہیں کہ آپ کو انٹرنیشنل کلائمیٹ فائنانس کس کانٹیکس میں ریکوائرڈ ہے, کیا آپ کو زراعت میں چاہیے, پانی میں چاہیے, کیا آپ کو اربن ریزیلینٹ انفراسٹرکچر پہ چاہیے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو آن بورڈ کریں اور کلائمیٹ اسمارٹ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی بنائیں. یہ کچھ چیزیں جو تب ہوتی ہیں جب آپ ٹیکنیکل لوگوں کو پالیسی پلاننگ کا حصہ بناتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ پاکستان میں یہ ہو جاتا ہے نیشنل لیول پہ, پروونشل لیول پہ, تو آپ اگلے 2-3 سالوں میں بہتری دیکھیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر زینب صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذیشان رفیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا, یہ سب کچھ کیوں ہوا, کیا امریکہ کی رضامندی کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا, اور اگلا نشانہ کون بن سکتا ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. اسرائیل کی جانب سے 72 گھنٹوں کے دوران قطر, لبنان, شام, تیونس, یمن 6 مسلم ممالک ہیں جن پر حملے کیے گئے ہیں. اس کے بعد کی ایک صورتحال بنی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی کہ کیا ہو رہا ہے, اور بڑی ہی اہم ملاقاتیں ہیں. پاکستانی وزیر اعظم نے بھی, میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھی وزٹ کیا, اور قطری قیادت سے ملاقات ہوئی. یہ سارے معاملات کیا چل رہے ہیں اسی پہ بات کریں گے. جناب خورشید محمود قصوری, آپ سابق وزیر خارجہ ہیں, آپ کی بڑی گہری نظر ہے. قصوری صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ کیا چل رہا ہے اس وقت جو صورتحال ہوئی ہے کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ بھئی جو قطر ہے یہ ثالثی تھا, یہ صلح کروانے کا کردار ادا کر رہا تھا, اور اسی پہ اسرائیل کا حملہ. جی ہاں, میرا یہ خیال ہے کہ ایک بے لگام اسرائیل جس کو اب واقعی کوئی لگام ڈالنے والا نہیں رہا, امریکہ میں طاقت ہے وہ ڈال نہیں سکتا, بعد میں بات کریں گے. تو اب ڈیفائننگ مومنٹ آ گیا ہے. یہ امریکہ کے لیے بھی ڈیفائننگ مومنٹ ہے, یورپین یونین کے لیے بھی ڈیفائننگ مومنٹ ہے, اور
گلف سٹیٹس کے لیے اگر میں کہوں ڈیفائننگ مومنٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں مسلم ورلڈ کے لیے ڈیفائننگ مومنٹ ہے، لیکن گلف سٹیٹس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسری اسلامی دنیا کچھ نہیں کر سکتی اگر گلف سٹیٹس کچھ فیصلہ نہ کریں. تو یہ تین جو میں نے پاور سینٹرز بتائے ہیں، ایک یونائٹڈ اسٹیٹس، ایک یورپین یونین، ایک گلف سٹیٹس، ان کے لیے ڈیفائننگ مومنٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تو فیصلہ کرنا ہے گلف سٹیٹس نے، خلیجی ممالک ہمارے جو بھائی برادران ممالک ہیں، کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کچھ نہ کیا جائے، مطلب کچھ اگر وہ سمجھتے کچھ نہ کیا جائے تو ایک یہ پالیسی ہے، یہ کیا کامیاب ہو سکتی لگ نہیں رہا، کیونکہ آگ ایج کی باری ہے، کل دوسرے کی آ جائے گی. اچھا اگر کچھ بھی نہ کریں تو ایک چیز اگر کچھ کریں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ لڑ شاید وہ ابھی نہیں سکتے، یعنی وہ ڈائریکٹ ان سے نہیں لڑ سکتے، طاقت اتنی نہیں ہے. اسرائیل بہت طاقتور ملک ہے، اس کو شروع میں تو امریکہ پورے ویسٹ کی امداد رہی ہے، ایک قسم کا یورپین ان کی آدھی آبادی ہے جو ایسٹرن یورپ سے آئی ہے، اور وہ ایک سوفسٹیکیٹڈ بہت زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں امرسڈ ہے، ان کی جو قیادت ہے. تو یا تو یہ فیصلہ کر ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ان کے لیے اب یہ ممکن رہے گا. پھر میں آؤں گا کیا کر سکتے ہیں. امریکہ اب بندہ مجبور ہو گیا یہ سوچنے پہ کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا امریکہ کے مفاد میں ہے تو نہیں ہے کہ وہ اسرائیل سے سب کچھ کروا رہا ہے. لوگ یہ بھی اب لازماً سوچیں گے، اور میں نے بھی سوچا ہے، اور میں نے سوچا یہ ہے کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. مطلب ہے کہ امریکہ کی کیا ترجیحات تھیں. امریکہ نے یہ شروع میں اسرائیل کو سپورٹ کرنا کیا، اس کی کئی وجوہات تھیں. ایک تو شاہ ایران کے بعد جو نئی حکومت آئی تھی اسلامک گورنمنٹ ایران میں، ایک اس کو چیک میں رکھنا تھا اور اس سے اسرائیل کو بچانا تھا. دوسری سویز کینال میں فری نیویگیشن تھی، اور کہ یہ جی اس کے اوپر کچھ نہ آنچ آ سکے. تیسری یہ تھی کہ جو ریاستیں ہیں ان کی گلف کی جو امریکہ کے لیے فرینڈلی سمجھی جاتی تھیں، اور اسرائیل، ان کے درمیان جو فلسطینیوں کی وجہ سے ایک دیوار حائل ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ ان تعلقات کو نارملائز کیا جائے. کیوں کہ یہ علاقہ تیل اور گیس میں مالا مال ہے، اور ویسے بھی اسلامی دنیا کا مرکز ہے سعودی عرب کی وجہ سے. تو امریکہ کی یہ بڑی پرانی خواہش رہی ہے، ابھی نہیں 100 سال سے زیادہ امریکن گارنٹیز جو ہیں وہ سعودی عربیہ کی سیکورٹی کو انڈر رائٹ کر رہی ہیں 100 سال سے زیادہ. بعد کی ریاستیں بنی بعد میں ہیں، بہت لیٹ آئی ہیں. یہ اپنا یو اے ای جو دوسری جو ریاستیں ہیں نا، یہ تو بہت دیر میں آئی ہیں. میں تو 100 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے بھی یہ پالیسی اپنائی کہ جی یہ امریکن گارنٹیز جو ہیں ان کی سیکورٹی کو انڈر رائٹ کریں گے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ باقیوں چھوڑیں جو آپ نے ملکوں کا نام لیا ہے، جب قطر پہ حملہ ہو گیا جو کہ امریکہ کا اعلائی ہے، جہاں امریکہ کا سب سے بڑا اس علاقے میں فوجی اڈا ہے، جو افغانستان میں امریکہ کی مدد کرتا رہا ہے ٹاکس کے اندر طالبان کے ساتھ کہ یہ آسانی سے وہاں سے نکل سکیں، جو اب کوشش کر رہا تھا حماس سے ان کی جو بات چیت چل رہی تھی تاکہ کوئی اس کا مسئلے کا حل نکال لیا جائے غزہ کا، سب کچھ تو اس نے کیا، اس کے باوجود اس پہ حملہ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا کچھ نظر نہیں آ رہا کیا فائدہ ہے. یا تو نا کوئی سمجھ آ جائے کہ ان کو بڑا فائدہ ہے، اسرائیل کمال کی طاقت ہے، وہ ہیرو سے جواہرات سے لدا پڑا ہے، کچھ بھی نہیں. اسرائیل میں ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ پہ، ڈیپینڈنٹ ہے یورپ پہ. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پیرالسس ہے امریکہ میں، اسٹیٹ آف پیرالسس. کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ امریکن میں جو دو بڑی پارٹیز ہیں، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس، ایک فرق ضرور ہے کہ ریپبلکن پارٹی میں جو مشکل ہے کہ جو ان کی سپورٹ کا کافی بڑا حصہ، سارا نہیں، لیٹس سے 30 to 40% کرسچن ایونجلسٹ ہیں. اچھا وہ جو سپورٹ ہے ان کی کچھ مذہبی اس قسم کے عقائد ہیں
کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ ہوم لینڈ میں آئیں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ، اس کے بعد ان کا وہ ظہور پذیر ہوں گے۔ تو یہ جو کرسچن رائٹ سپورٹ کرتا ہے ٹرمپ صاحب کو اور باقی ہر پارٹی کو، لیکن خاص طور پر ریپبلکن رائٹ کو کرتا ہے، اب جو مصیبت بن گئی ہے کہ ٹرمپ، یہ نیتن یاہو سمجھ چکا ہے کہ چاہے ڈیموکریٹک گورنمنٹس اتنی نہیں آپاہج تھیں، وہ بھی اسرائیل کے ساتھ ہی تھیں، لیکن شاید اتنی آپاہج نہیں ہوئی تھیں کہ وہ ہل ہی نہ سکیں، کبھی کبھی بول بھی لیتی تھیں، لیکن جو یہ حکومت ہے یہ بہت زیادہ انفلوئنس میں ہے، جو آئی وونٹ سے جوئش لابی، آئی سے اسرائیلی لابی۔ جوئش لابی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بہت سے یہودی اب مخالفت کر رہے ہیں کھلم کھلا ملٹری کیمپسز میں، آن یونیورسٹی کیمپسز اینڈ ان بگ سٹیز وہ ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں۔ وہ تو سمجھتے ہیں اسرائیل ان کے لیے خطرہ بن گیا ساری دنیا میں، کہ وہ ان کے خلاف نفرت ہونے لگی ہے، تو وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ باقی نوجوان امریکن کیمپسز میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ڈیموکریٹک پارٹی کے زیادہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اگر ریزن ہے تو یہ ایک قسم کا کیا کہوں گا پولیٹیکل کمپلشن یا پولیٹیکل جو بھی وجوہات ہیں، لیکن کتنی دیر ٹرمپ صاحب رکیں گے، کتنی دیر وہ یہ اجازت دیں گے اسرائیل کو کہ وہ جو چاہے کر جائے؟ اگر ہم اس نتیجے میں پہنچ جائیں کہ جی کر ہی کچھ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اتنے زیادہ مرہون منت ہیں اس لابی کے، تو پھر یہ ہے کہ قدرت کا ایک یا فزکس کا کہہ رہے ہیں کہ ہوتا ہے، اس کا پرنسپل ہے کہ ویکیوم جو ہے وہ کبھی نہیں رہتا، ویکیوم بھرا جاتا ہے۔ تو امریکہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ویکیوم نہیں رہے گا۔ اگر امریکہ کچھ نہیں کرے گا تو وہ فورسز جو اینٹی امریکہ ہیں وہ ان کے لیے وہ اسرائیل اس علاقے میں آنے کی کوشش کریں گی اور ان کے لیے دروازے کھلیں گے۔ اور گلف اسٹیٹس کو یہ سوچنا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ بھی نہ کیا تو کیا اسی اسٹیٹ میں یا تو وہ پبلک ڈیکلریشن کر دیں ہم نے اسرائیل کی ڈومینیشن ایکسیپٹ کر لی، ہیجمنی ایکسیپٹ کر لی، وہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کی آبادیاں جو ہیں وہ برداشت نہیں کریں گی، نہ یہ حکومتیں برداشت کریں گی۔ تو اب ان کے لیے کیش 22 آ گیا ہے۔ اب ان کے لیے بھی وقت کا، پہلے تو یہ نہیں کر رہے تھے، کوئی ابراہیم اکارڈز کی بات ہو رہی تھی، کوئی ریکگنیشن کی بات ہو رہی تھی، اب تو ان کو اپنے لالے پڑ گئے کہ بھئی کل ہم پہ ہی نہ حملہ ہو جائے، جس گارنٹی پہ ہم بیس کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ آپ بات کر رہے ہیں حملے والی، عرب میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے کہ یہ تو جو بات چیت کروانے والوں میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تھا اس پہ حملہ جو آپ بات کر رہے تھے۔ اسی طرح عرب میڈیا کہہ رہا ہے کہ ترکیہ، مصر، سعودی عرب، یہ اور اس طرح سے اس کے ساتھ ایک لنک سوال ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو ہوں یا اسرائیلی مندوب، قطر واقعے کے بعد وہ بارہا پاکستان کا نام لے رہے ہیں اور پھر انہوں نے اسامہ بن لادن والے واقعے سے جوڑ کے اس کی مثال بھی دی ہے۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو اپنے جواز پیش کر رہے ہیں کہ بھئی امریکہ تم کیوں ہم پہ اعتراض کر رہے ہو؟ تم نے جو پاکستان تمہارا اہلائی تھا اس پہ حملہ کر دیا اس لیے کہ تم نے اسامہ بن لادن کو لے کے جانا تھا، تو ہم پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ وہ اس کا اور وہ بیک گراؤنڈ سے کنفیوز نہ کریں۔ ہاں، ترکی ایک ایسا ملک ہے وہ اپنا فیصلہ کرے گا۔ مجھے گلف سٹیٹس کا مجھے نہیں پتا، میں انتظار کر رہا ہوں کیا ترکی کرے گا فیصلہ، کیونکہ ترکی میں بھی یہاں ہیں ان کے حماس کے لیڈرز۔ اگر اسرائیل ترکی پہ حملہ کرتا ہے اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، میں اندازہ لگا سکتا ہوں۔ فوجیں اس کی آگے بڑھیں گی، چاہے شام کے ذریعے بڑھیں، کچھ کریں، اس کی کاسٹ ہوگی۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ترکی فیصلہ کرے گا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، یہ میرا اندازہ ہے۔ مجھے نہیں پتا میں صحیح اندازہ لگا رہا ہوں غلط لگا رہا ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے جب ترکی پہ کریں گے یہ حملہ، خدا نہ کرے، تو پھر اس کا جواب آئے گا۔ اس کے بارے میں ابھی اس لیے نہیں آپ کو بتا سکتا کہ جو گلف سٹیٹس کے حکمران ہیں وہ کچھ بھی نہ کریں گے، اتنا تو کریں کہ اناؤنس کر دیں جی کہ ہم نے ان کے اوپر وہ جو ٹریول پہ پابندی کر دی ہے، ایئر سپیس نہیں کر، ایک علامتی تو ہو نا، اس کے ساتھ وہ کہیں کہ ہم نے جی ٹریڈ جو ہے ٹریڈ سینکشنز لگائی ہیں۔ اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتے تو پاکستان یا کوئی اور ملک یا اسلامی دنیا ایسی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اب میرا یہ خیال ہے کہ ان کو کچھ کرنا پڑے گا، جیسے امریکہ کو کچھ کرنا پڑے گا ان کو کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ ہو سکتا ہے یہ ریکارڈ کرے کہ نیتن یاہو نے اپنی حکومت بچانے کے لیے اپنے سب سے بڑے اعلائی امریکہ کو بھی
इंटरेस्ट की परवाह नहीं की और उसने नॉर्मलाइजेशन विद अरब स्टेट्स भी नहीं की, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि अगर अमन हो गया तो उसकी हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि जो राइट विंग उसके सपोर्टर्स हैं उसको छोड़ जाएंगे और वो घर नहीं जेल जाएगा। तो अब फैसला नेतन्याहू कर रहा है, ट्रंप नहीं कर रहे। अगर ट्रंप साहब ने इस पर चुप धारली देख लेते हैं, एक आध दिन और देख लेते हैं, तो फिर तो बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर तो कोई बंदा चुप नहीं रहेगा, लोग ये नहीं कहेंगे कि जनाब हमको अमेरिका की जो गारंटी है हमारी सेफ्टी की गारंटी है। नहीं, वो तो अब अमेरिका को बताना पड़ेगा कि मेरी जो गारंटी है वो है सऊदी अरब के साथ 100 साल की है, आपके साथ भी है, और अगर है तो साबित करें। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये ऐसा मामला है जिसको आप कहें कि नॉर्मल रूटीन है। जिससे जब पाकिस्तान पे हमला हुआ ना 4 दिन की जंग का, तो मैंने उस पर कॉमेंट किया है, कई टेलीविजन पे आया है मेरे इंटरव्यूज़, कि ये 4 दिन ने जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन खत्ते की बदल दी है। अब ये जो इन्होंने काम किया है, इन्होंने कतर पे हमला जो कर दिया, हालांकि इन्होंने ईरान पे भी किया था, लेकिन जो एक अमेरिकन एलाई पे कर दिया, ये तो इन्होंने मुसीबत डाल दी अमेरिका को भी, गल्फ को भी, कि अपने कार्ड्स दिखाएं। अब ऐसी गेम नहीं है कि आप बिल्कुल गुमसुम बैठे रहें, आपको अपने कार्ड्स दिखाने पड़ेंगे। या पोकर की गेम अब नहीं रही, अब अगर कार्ड्स दिखाने हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब देखें कितनी देर में कार्ड अमेरिका दिखाता है या कितनी देर में गल्फ स्टेट्स दिखाती हैं। तो ये जो कतर पे हमला है, इसे हम यही कहेंगे ना, ये कतर के साथ जो 5 मुल्क हैं, कि हम कहेंगे जी तमाम अरब वर्ल्ड पे ये हमला है। और आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि अब मिलके कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही होगा, और कुछ नहीं तो बोल कर पाबंदियाँ लगा के। हाँ, इनको कुछ करना पड़ेगा। आप दूसरों का नाम ना लेना जी। पाकिस्तान से जब हमला हुआ, फर्ज करें हम कुछ ना करते, तो क्या इस्लामी दुनिया हमारी मदद में आ जाती? नॉट एट ऑल। हमने जवाब दिया था। आप असली चीज़ को देखें। इसी तरह ये जो गल्फ रियासतें हैं, इनको फैसला करना है। मिस्र ने नहीं करना, तुर्की ने नहीं करना, पाकिस्तान ने नहीं करना, इंडोनेशिया ने नहीं करना। अगर ये फैसला करें कि हमने फला चीज़ें करनी है, तो मेरा ख्याल है इनको डेफिनेट सपोर्ट इन मुल्कों की मिलेगी जिनके मैंने नाम लिए। तो अब इनको फैसला करना है कि भाई आप क्या करेंगे। मुझे लग रहा है कि अब वक्त की घड़ी वो फैसले की घड़ी आ चुकी है। वो शेक्सपियर ने जैसे कहा है, मिस्चिफ दाउ आर्ट फुट, टेक दाई कोर्स दैट दाउ विल्ट, यानी उन्होंने एक मिस्चिफ सो कर दी है इजराइल ने इस हमले से कतर पे। अब ये कहाँ रुकेगी, ना इजराइल को पता ना किसी और को पता। जिस तरह पाकिस्तान पे जब हमला हुआ है, तो मोदी साहब को बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये किस तरफ मामला जाएगा। ये दुनिया में कई मरतबा हुआ है, लोग जंगें छेड़ देते हैं, उसका अंजाम बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाता है। और मैं क्योंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, बहुत से ऐसे हैं। पहली वर्ल्ड वॉर में अंदाज़ा ही किसी को नहीं था कि एक प्रिंस मारा जाएगा, ऑस्ट्रिया का मारा जाएगा, सर्बिया में मार देगा उसको, बॉस्नियन या सर्बिया में बॉस्निया मारा जाएगा, सर्बिया का नेशनलिस्ट उसको मार देगा। उसके नतीजे में को मान सकता था कि पोथोवा के नौजवान शहीद हो जाएंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख लाखों की तादाद में मारे गए और इंजर हो गए। क्या, क्यों? उनका क्या वास्ता है बॉस्निया के साथ? और 4 सल्तनतें ख़त्म हो गई। कौन सी? सल्तनत उस्मानिया, रशियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर, और जो जर्मन एम्पायर उस वक्त कहलाती थी और नाम से जो जर्मनी की है, वो भी वहाँ के एम्परर जो थे वो भी ख़त्म हो गए। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जब ऐसे मामलात होते हैं, उनके नताइज निकलते हैं जो शुरू करने वाले को अंदाज़ा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है कसूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से इस सारे मामले पे बात की। ये बात यहाँ तक नहीं रहेगी, यही तजियाकार और सिर्फ हम ही नहीं, पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में, अरब दुनिया से भी जो आवाज़ें आ रही हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। ये जो इसराइल ने स्टेप लिया है, इसका जवाब बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है, और ये बहरहाल अरब दुनिया को सोचना होगा कि ये नौबत क्यों आई। कि कतर जो है, जो अमेरिका का भी इत्तेहादी है, उसके ऊपर इसराइल क्या अमेरिका से पूछे बगैर इतना बड़ा स्टेप ले सकता है? और अगर आपने जवाब ना दिया तो फिर बात कहाँ पे जाके रुकेगी? ये सारी बातें बहुत अहम हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी।